Hello friends, how are you? So today we'll be covering some important topics. ये आपके मेन सेल्स राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होगा. पॉइंट्स मैंने शॉर्ट डाउन किए हैं और ये डायरेक्टली आप आंसर में स्प्रिंकल डाउन कर सकते हैं. और सभी शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट. पहला तो है एक्सटर्नल अफेयर्स का जो जो इश्यूज़ है और क्या क्या अचीवमेंट्स है ये देख सकते हैं. शॉर्ट पॉइंट्स है, आपको जस्ट यहाँ से निकालने हैं, अपने आंसर्स में डालने हैं. ठीक है. पहला तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कहा है कि वी शुड बी हैविंग अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच. ठीक है, आप ये जरूर डालेगा नीचे में. फिर नीचे में देखते हैं क्या क्या है. अभी का जो एक्सटर्नल अफेयर्स चल रहा है वो बहुत वॉलेटाइल और अनसर्टेन है. ठीक है, इंडिया यूएस का रिलेशन है किस पे बेस्ड होगा, वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे बेस्ड है. ठीक है, और टेक्नोलॉजी शेयरिंग अच्छा होना चाहिए. इंडिया यूएस के रिलेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो डिफेंस टेक्नोलॉजी का डील होना चाहिए. न्यू इकोनॉमिक्स आर्किटेक्चर बनना चाहिए आफ्टर कोविड का जो भी सिचुएशन हुआ, और इनफ्लो ऑफ मनी इन द इन्वायरमेंट सेक्शन, ये सब आप देख सकते हैं. क्वाड का एक लिंक आ जाता है इंडिया यूएस सेक्शन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो. डाइवर्सिफाइंग सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर बोथ. इंडिया का ये पॉलिसी रहा है कि वी वर्क बोथ फ्रंट, वी वर्क ऑन बोथ फ्रंट, सॉफ्ट एंड हार्ड पावर. ठीक है. अभी एक और एक चीज़ डेवलपमेंट आया है कि इंडो पैसिफिक में भी जो जो आइलैंड्स हैं ना, जैसे पापुआ न्यू गिनी और फिजी, ये सभी में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था. तो यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक आइलैंड्स हैं और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है साउथ चाइना सी को काउंटर करने के लिए, चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए. ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं. ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है फॉरेन पॉलिसीज़ में. ठीक है, अभी और भी इसमें कुछ कुछ पॉइंट है. व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, इंडिया इज़ प्लेइंग अ लीड रोल एंड क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्डर. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन टू डिसाइड आवर गोल्स एंड अचीवमेंट, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर प्लानिंग. ओके, वी आर क्रिएटिंग न्यू प्लेटफॉर्म एंड न्यू नॉर्म्स. जैसे आप लोग सभी जानते हैं, मैंने मेंशन भी किया ग्लोबल साउथ के बारे में, तो इसका इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था और दिस इज़ टू ब्रिंग ऑल द साउथवर्ड्स कंट्रीज टूवर्ड द मेन फ्रेम. ठीक है. और नेक्स्ट डील्स क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं. तो पहला तो है नेगोशिएशन ऑन मिनरल्स. ठीक है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस किया जा सके और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मेंटेन किया जा सके. ठीक है. इंगेजिंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पे आपको मिल जाता है कि फॉरेन डेलीगेट्स, बिजनेसमैन, एजुकेशन लिंक करेंगे, एनवायरनमेंट को लिंक करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को लिंक करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन में. ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन तो आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी हम लोग का कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में मूव करने के लिए. तो वी विल बी नीडिंग आपके ये विल बी नीडिंग दिस, जस्ट मिनट. ओके, विल बी नीडिंग अ सपोर्ट ऑफ ऑल द ग्लोबल प्लेयर्स टू कम टुगेदर एंड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन एंड डायलॉग फॉर अचीविंग दिस थिंग. ठीक है. जैसा आई एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंडिया का क्या कदम है, आई से इंडियन सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सॉरी, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. और मेन क्या हो जाएगा ना, पार्टनरशिप विद 78 कंट्रीज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड डिमांड ड्रिवन. ये इंडिया का अभी एक्चुअल में क्या है कि इंडिया इज़ हैविंग अ पार्टनरशिप विद 78 कंट्रीज. आप ये डाल सकते हैं कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसे बूस्ट कर रहा है और क्या क्या इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स है और हाउ वी आर गेटिंग ट्रस्ट. तो वी आर हैविंग पार्टनरशिप विद 78 कंट्रीज एंड वी बिल्ड ऑन टू कंसेंसस, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड डिमांड ड्रिवन. फाइन. अब नाउ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो वी आर डिफाइनिंग आवर ओन इंटरेस्ट. ठीक है, अपना इंटरेस्ट एंड मेकिंग इट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट फॉर ग्लोबल ऑर्डर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वी आर डिक्लाइनिंग आवर इंटरेस्ट एंड जस्ट गोइंग फॉर द लार्ज ग्लोबल ऑर्डर. बिल्डिंग ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल साउथ सभी को मालूम है. एक्शन ओरिएंटेड होगा हम लोग का, एक्शन डिसाइसिव है. डीपीआई का इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इसको कहते हैं. ठीक है. और वन प्लानट वन अर्थ का कंसेप्ट हम लोगों ने लाया. डिजास्टर रिडक्शन, ये मेरे स्पेलिंग्स रॉन्ग हो गए, मैं टाइप करने में थोड़ा फास्ट करता हूँ ना तो फिर रॉन्ग हो जाता है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें या फिर करेक्ट कर लें. ठीक है. डिजास्टर रिडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं. चलते हैं अब 21 अगस्त को जो भी न्यूज़पेपर में शॉर्ट पॉइंट्स थे मैंने निकाले हुए हैं. आपको सभी शॉर्ट पॉइंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तो देख रहे हो आप. आपको जस्ट यहाँ से निकालना है और डालना है, इतने बड़े बड़े एनालिसिस नहीं होते हैं हमारे. ठीक है. चलो, और ये भी एक और चीज़ आप देख लो कि रिलेटेड कुछ भी अगर वो है ना, पी वाई क्यू, आप यहाँ देख सकते हैं, ये पी वाई क्यू का है 2000, सॉरी, ये हमारे टॉपिक है एक्चुअल में, GS3 पेपर का टॉपिक है ये, मेजर क्रॉप्स. और नीचे में हम लोग देख सकते हैं कि आई हैव इंक्लूडेड द
PYQ ऑल्सो ऑफ मेंस 2016 का है ये, और इसमें शॉर्ट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कि कौन कौन से शॉर्ट पॉइंट्स आप डाल सकते हैं अपने आंसर्स में। देखो 2020 का भी है और आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। जस्ट मिनट, देखो 2021 भी है इस तरीके से, ठीक है। अभी अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, ओके चलो फाइन। 21 अगस्त 2023 का है ये। पहला तो है आर्टिकल 348 क्या कहता है, ये कह रहा है कि ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ एक्ट्स पास्ड बाय द स्टेट और द पार्लियामेंट शैल बी इन इंग्लिश। ये भी रिसेंट डेवलपमेंट है, जो भी क्रिमिनल बिल्स या लॉ बिल्स अभी आए हैं वो सभी उनका नाम जो है हिंदी में है। तो उसके लिए एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें ये मेंशन था कि 348 हम लोग को वो देखना है कि क्या हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पहला तो है कि विल नॉट गो इनटू द पॉलिटिकल एंगल्स एंड ऑल दैट। तो पहला मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा कि 348 आर्टिकल, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ एक्ट्स पास्ड बाय द स्टेट एंड पार्लियामेंट शैल बी इन इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ है, पहला तो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, हम लोग को पता है इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ फंक्शन कर रहा है हमारे लैंग्वेज इन द कंट्री। फिर एक और चीज़ है, वी आर द कंट्री विच वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, आप लोग को स्टार्टिंग में याद होगा। और वी आर लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री, तो इम्पोजिंग वन लैंग्वेज ऑन अदर विल बी अ हार्म, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट है। आप इसके संदर्भ में ये आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। लैंग्वेज क्या है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर है, तो वी शुड नॉट बिकम मेजोटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये वर्ड आप डालेंगे तो एक चांस है कि अच्छा नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। अब इश्यूज़ क्या क्या हो जाएगा अगर एक लैंग्वेज हम लोग इम्पोज कर रहे हैं, तो कल्चरल इश्यूज़ होगा, इंक्लूसिविटी का इशू होगा, डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट, ये सभी पॉइंट आप डाल देंगे, ठीक है। अभी मैंने पहले बताया कि स्टेट हम लोग का डिवाइड हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे। लैंग्वेज इज़ डीपली इंटरवाइंड इन आर स्टेट्स, ठीक है। तो ये हम लोग किसमें डाल सकते हैं, ये टॉपिक हो जाएगा सोशियोलॉजी या सोसाइटी का, लैंग्वेज को लेके। और एक और चीज़ है, रीजनलिज्म को भी लेके ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं चीज़, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि टेक्स्ट ऑफ लॉज शुड बी इन इंग्लिश, ठीक है। ये तो जस्ट नॉर्मल है, ओके। तो लेट्स डाइव डाउन। सोसाइटी और सोशियोलॉजी को लेके कुछ एक टॉपिक था। पहला है कास्ट को लेके है। कास्ट में एक इंसिडेंस अभी आया तमिलनाडु में, जहाँ पे एक दलित बॉय को उसके स्कूलमेट्स ने मतलब उसको मारा था, उसकी बहन को, दे हिट द बॉय एंड गर्ल, ठीक है। सोशियोलॉजिकल टर्म्स अगर देखते हैं तो बीटन बाय डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट किसने दिया है टर्म, आप मेरे को जरूर बताएंगे, जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। कास्ट हेट्रेड, कास्ट प्राइड, ठीक है। तो ये सब टर्म्स जरूर डालें, ठीक है। अभी नीचे आते हैं, फिर है कास्ट प्राइड, मतलब क्या, इन्फ्यूज्ड इन द जनरेशन, कास्ट प्राइड इज इन्फ्यूज्ड इन द जनरेशन। हम लोग को ये ऐसा ऐसा जनरेशन में डाला जा रहा है कि कास्ट इज अ प्राइडफुल थिंग, ऐसा है, बट इस तरीके के चीज़ के कारण भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन इन पॉलिटिकल पार्टी, स्मॉल चिल्ड्रन को पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूड करने की वजह से भी शायद इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये एक ऑथर का कहना है, तो जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है नॉर्मल साइड, ठीक। अभी हम लोग देखते हैं कि साउथ इंडिया में द्रविडियन मॉडल जो हमारा आया था, ये भी सोशियोलॉजी से लिंक है लैंग्वेज को लेके। ये क्यों आया था, ये कास्ट को एंड करने के लिए आया था। पेरियार सर जो थे हमारे, वो एम्ड एट इंक्लूजन ऑफ ऑल, मतलब सबका डेवलपमेंट, सबके लिए डेवलपमेंट करने के लिए बात किया था इन्होंने, मतलब यूनिफॉर्म डेवलपमेंट के लिए बात किया था, बट अभी तक वो हम लोग को मिल नहीं रहा है देखने को, ठीक है। अभी एक और चीज़ है कि अगर आप लॉ ला रहे हैं इंग्लिश नेम में, सॉरी हिंदी नेम में, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लैंग्वेज है इंग्लिश। तो स्टैट्यूट्स जो भी है ना वो इंग्लिश में लिखे रहते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर प्रेसिडेंट्स, हमारे प्रेसिडेंट जो भी वो इंग्लिश में लिखे रहते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा चीज़ था जो आपको सिर्फ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं इसके लिए, ठीक है। अभी पेपर 3 का कुछ एक टॉपिक आया हुआ था, जनरेटिव एआई को लेके आया हुआ था। एआई अभी पॉपुलर है और इसके मतलब इन रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन आल्सो, विल सी हाउ वी कैन गो विद दिस थिंग। जनरेटिव एआई क्या होता है, जैसे हम लोग चैट जीपीटी के बारे में जान रहे हैं ना, कि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दे जनरेट अ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड गिव इट टू अस, तो वो हुआ जनरेटिव एआई, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रायर इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, वो हमारे अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज़ करके वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रदान करता है, दैट इज़ कॉल्ड जनरेटिव एआई, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या हो रहा है, तो टेक्निकल एंड सोशल चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा जनरेटिव एआई। यहाँ पे सोशल इंपॉर्टेंट है, सोशल फैक्टर्स भी चेंज हो गए यहाँ पे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, ये एक टर्म है एआई के रिस्पेक्ट में, आप इसको जरूर डालिएगा।
लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू एआई अपने आप को ट्रेन करता है और उसके बाद हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर एक केस स्टडी है, जुगलबंदी करके एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि नेटिव तब इन नेटिव लैंग्वेज बाई चैट जीपीटी का ही है ये, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है, जिसमें कोई भी नॉर्मल से लैंग्वेज को, कोई भी ओरिजिनल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करके समझा जा सकता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है एआई का? पहले तो है क्या कि डेमोक्रेटाइज करता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव द वेलबींग एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव भी है। पहला तो क्या है कि डेमोक्रेटाइज, ये टर्म्स जरूर डालें। शॉर्ट टर्म्स में, कम वर्ड में आपके लिए इन्फॉर्मेशन, कम वर्ड्स में यू कैन गेन मच मोर। ठीक, इन्फॉर्मेशन, वी गेट द इन्फॉर्मेशन इन राइट डायरेक्शन, इम्प्रूव द वेलबींग इकोनॉमिकली। ठीक है, ये सभी इसके इम्पोर्टेंस है एआई के, जनरेटिव एआई के। बट इसके नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है, व्हाट आर द कंसर्न्स? पहला तो है कि फेक आईडीज लोग बनाते हैं, जिसके वजह से वी आर नॉट एबल टू जज हु इज़ द करेक्ट पर्सन, हु इज़ द रॉन्ग पर्सन। फेक इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड हो चुका है। मिस रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है कि अपने आप को कुछ और बना के किसी और से कुछ और बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है, अपने आप को ट्रू नहीं बताते हैं लोग। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये तो पता चल गया। सिक्योरिटी हैक्स का प्रॉब्लम है, हेट स्पीच और शेमिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब पे काम करना है। भी एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, जैसे क्या हुआ था, एआई जनरेटेड पेंटागन का पिक, पेंटागन जो यूएस का मिलिट्री बेस है, बेस नहीं सॉरी, जो उनका जो स्पेस है, वहाँ पे उसका एक पिक रिलीज़ हुआ, जिसमें वो बर्निंग दिखाया था, जलता हुआ दिखाया था। तो इसकी वजह से इक्विटी मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, एआई वॉइस को क्लोन करते हैं, क्लोन करने के बाद भी प्रॉब्लम आता है कि लगता है कि वो कोई अथॉरिटी ने जनरेट किया है वो स्टेटमेंट, बट वो गलत होता है। टर्की का जो रिसेंट इलेक्शन हुआ उसमें डीप फेक्स यूज़ हुए थे, जिसकी वजह से भी हम लोग देख सकते हैं कि एआई कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर उसको रेगुलेट नहीं किया गया अच्छे से। ये केस स्टडीज़ हैं, तो आप इसको कोट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, लेट्स मूव। ओके, इसको कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? तो यहाँ मैंने वे फॉरवर्ड्स भी आपके लिए लिखा है। क्रिमिनलाइज करना होगा फेक मीडिया को पहले तो। सेल्फ आइडेंटिटी फॉर द एआई बॉट्स, अभी इसमें क्या होगा ना कि कोई भी एआई बॉट्स हैं तो देयर शुड बी अ फीचर कि वो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सके, ये कहाँ का है, क्या इसका सोर्स है, क्या इसका इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ये सब। ठीक है, रेगुलेशन तो पता ही है सभी को। इम्प्रूव द इंटरनेट सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है इंटीग्रिटी, जो हमारे GS4 यानी एथिक्स के पेपर का कंसेप्ट है ये। तो यहाँ से आप ये डाल सकते हैं, इंटीग्रिटी का अगर एग्जांपल आया उसमें कोड करने की, तो आप एआई के लिए भी एक एज एग्जांपल यू कैन कोड देयर। ठीक है, आइडेंटिटी एश्योरेंस एंड फ्रेमवर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन केस अगर कुछ आता है एआई को लेके, तो वी कैन कोड दैट आइडेंटिटी एश्योरेंस। अगर कोई बात कर रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो देयर शुड बी अ वे दैट वी शुड नो दैट इट इज़ द ट्रू थिंग। ठीक है, अभी इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज़? गुड फॉर इंडिया मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वी आर हैविंग आधार कार्ड, जिससे 1.3 बिलियन प्लस लोग जुड़े हुए हैं। तो इससे वी कैन से दैट वी आर हैविंग द आइडेंटिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। तो यूरोपियन यूनियन इज़ वर्किंग ऑन दिस थिंग, बट वी ऑलरेडी हैव दिस प्लेटफॉर्म आधार कार्ड, जहाँ पे वी कैन, इफ़ एनीवन इज टॉकिंग, तो वी कैन लिंक द आधार कार्ड विद दैट थिंग, और वी कैन गेट टू नो दैट दैट पर्सन इज अ ट्रू वन। ठीक है, तो ये तो हो गया एआई के बारे में। कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि वी शुड बी हैविंग अ कंटेंट दैट शुड बी ऑथेंटिक। ठीक है, सोर्स का वैलिडेशन होना जरूरी है, कंटेंट का इंटीग्रिटी होना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन वैलिडिटी एंड ऑटोमेटेड फैक्ट चेक। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाएगा, चैलेंजेस मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला तो हो जाएगा प्राइवेसी एंड सर्विलेंस का इशू आ जाएगा। लोग कहेंगे कि नहीं, यू आर पुटिंग सर्विलेंस ऑन मी। सिविल लिबर्टी ऑन सिक्योरिटी का इशू आएगा यहाँ पे। एनोनिमिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अभी कल अगर एग्ज़ाम में या फिर ऐसे में आ गया कि राइट डाउन एनोनिमिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी और सिविल लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी, तो दीज टॉपिक यू शुड बी नोइंग। ठीक है, अभी आ जाते हैं शिमला इशूज़। हिमाचल प्रदेश में सभी लोग देख रहे हैं कि कितना फ्लड का सिचुएशन आ रहा है। इट इज़ वेरी सैड टू सी। तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो देख रहे हैं ये कैसे हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला ये पेपर 3 का पार्ट है, लैंडस्लाइड पेपर 1 का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इश्यूज़ देख लेते हैं। इश्यूज़ क्या है? फ्लैश फ्लड हो रहा है वहाँ पे। लेटेस्ट IPCC का रिपोर्ट जो आया था उसमें ये कहा गया था कि कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड हिमालयन रीजन विल फेस एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट। ठीक है, आप इसको प्लीज़ 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 ज़रूर डालेंगे इस IPCC के कोड को, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट रहता है UPSC के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? पहला तो है क्या कि वी शुड बी डीलिंग विथ क्लाइमेट रेजिलियंस।
ऐसा नहीं कि कुछ भी वी कांट टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग और वी कांट बिल्ड एनीथिंग कीपिंग क्लाइमेट apart from that thing. We should consider climate and we should be making climate resilient structures. ठीक है, पहला तो है वाटर बाउडीज, ये वहाँ का लोकल टर्म है बाउडीज। ये क्या होता है, नेचुरल वाटर स्प्रिंग होता है वाटर बाउडीज। इसके ऊपर अगर स्ट्रक्चर बनेगा ना तो दिस विल लीड टू द इशू। क्या होगा कि देयर विल बी नो स्टेबल ग्राउंड और वाटर का फ्लो जैसे ही इंक्रीज होगा दे विल कट डाउन द स्लोप एंड द स्ट्रक्चर विल कम डाउन। ठीक है, तो वी शुड बी डीलिंग ऐसे। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, तो व्हेन वी आर मेकिंग दोज थिंग्स तो वी शुड बी अवेयर दैट वाटर का सोर्स उस जगह पे नहीं है, उस स्ट्रक्चर के नीचे या बगल में। ठीक है, अभी और क्या इसमें हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी क्लाइमेट स्मार्ट। ठीक है, ये आप डाल देना, ये डायरेक्टली उठाया गया है द हिंदू से, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी क्लाइमेट स्मार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहले क्या होता था ना हिस्टोरिकल पीरियड में हिमाचल प्रदेश में पैडी कल्टीवेशन बहुत होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर का सोर्सेज बहुत है, बहुत ज़्यादा वाटर सोर्सेज है। तो हम लोगों ने क्या किया ना कि डाइवर्ट कर दिया, कंक्रीट और सीमेंट से हम लोगों ने डैम बनाए, हम लोगों ने कैनल्स बनाए। इसकी वजह से वाटर का सोर्स जैसे ही चेंज हुआ तो वी स्टार्टेड अर्बन सेटलमेंट। तो वी वे आर नॉट अवेयर दैट कि वाटर का सोर्स चेंज करने से वाटर के अंडरग्राउंड वे को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो सीप डाउन करके भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अभी एक डेटा है यहाँ पे, इसमें से क्या लिखा हुआ कि 23 में से 20 आउट ऑफ 21 डैम्स आर नॉट सेफ्टी इन द नॉट सेफ्टी नॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये तो ज़रूरी कोट कर देना, अगर लैंड साइड के इन्फॉर्मेशन में कुछ आया तो ये केस स्टडी बन जाएगा आपके लिए या फिर एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, पहला तो हो जाएगा डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, कि वी शुड नॉट बिल्ड एनीथिंग और डू एनी डेवलपमेंट्स अगर एक ही आदमी का डिसीजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डेमोक्रेटिक। क्लाइमेट एक्शन को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा इन द अर्बन डेवलपमेंट। अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें क्लाइमेट एक्शन को भी इंक्लूड करेंगे। बैलेंस बिटवीन अर्बन डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद है सैटेलाइट इमेजरी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल कम्युनिटीज़ का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, सालों साल जो इन्फॉर्मेशन आते हैं लोकल कम्युनिटी से, वो इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। चलो नीचे आते हैं, कुछ ये PYQ है मेंस के, जो टॉपिक है हमारे इरिगेशन और एग्रीकल्चर के ऊपर, ये हम लोगों ने लिया है। ये लेने का क्या पर्पस है, क्योंकि रिसेंट RBI का रिपोर्ट आया था, उसमें ये कहा गया कि वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मानसून फॉर आर वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मानसून फॉर आर प्रोडक्शन। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जो भी इरीगेटेड एरिया जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा है ना, उसमें साउथ वेस्ट मानसून का डिपेंडेंस कम है और दे आर डूइंग गुड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर साउथ वेस्ट मानसून थोड़ा कम हो, डिले हो या फिर नहीं हो, उसके वजह से उनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, दे आर डूइंग गुड प्रोडक्शन। ठीक है, अभी एक और कंसेप्ट है, बेटर इरीगेटेड एरियाज आर लेस रेजिलियंट और मानसून फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, उनके यहाँ मैं पहले ही बता दिया आपको ये चीज़। अब इसके संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। पहला तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है हमारे सिलेबस में, मेजर क्रॉप्स वेरियस पार्ट्स इन द कंट्री, इरीगेशन का क्या टाइप है, इरीगेशन सिस्टम्स। ठीक है, अभी पहले देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या हुआ। स्टेट इम्प्रूव द इरीगेशन एरिया, इरीगेशन एरिया को इम्प्रूव करना होगा। जैसे तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा जो है, वहाँ पे लो रेनफॉल होता है, बट स्टिल दे आर मोर फूड प्रोडक्शन। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का इरीगेटेड एरिया मोर है, ज़्यादा है। तो आप इस स्टेट जस्ट मिनट, ये जो स्टेट्स है ना, इनको ध्यान में रखना। तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दे आर डूइंग गुड, they are not having that much of rainfall but they are having a good irrigated area, so they are doing good. ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये यहाँ पे लेस इरीगेटेड एरिया है, जिसकी वजह से इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है साउथ वेस्ट मानसून पे। अगर वो प्रॉब्लम आता है तो देन दे आर नॉट डूइंग गुड। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा डिटेल्स आपको देख लो। अगस्त में सबसे ज़्यादा लोएस्ट रेनफॉल हम लोगों ने नोटिस किया, करंट है, इसको नहीं भी देखोगे तो चलेगा। बट इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाता है ना कि खरीफ क्रॉप का प्लांटेशन थोड़ा रुक जाता है, जो डिक्रीज़ हो गया 10% से, और 10% से जैसे ही रिड्यूस होगा उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वी कैन सी कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट कैसे हमारे इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट से पड़ रहा है, और दैट टू इज़ इम्पैक्टिंग आवर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सब कुछ
क्लियर करने के लिए वी शुड बी डीलिंग विथ बोथ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल वे विथ आर करंट नॉलेज। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक एंड रिटेल इन्फ्लेशन एंड रेनफॉल, ये तो मैंने बता दिया आपको। अभी जो क्वेश्चन आए थे, पहला था कि वाटर एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आया था 2016 में, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सभी कुछ पॉइंट वाइज में है। वाटर एफिशिएंसी क्या होता है कि यूजेबल आउटपुट फ्रॉम अ यूनिट ऑफ वाटर इनपुट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लेना। ये सभी शॉर्ट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, कैसे कैसे इसको ठीक करना है, कैसे हाउ यू विल बी डीलिंग विद दिस वाटर एफिशिएंसी, हाउ इट इज़ एंड व्हाट आर द चेंजेस यू नीड टू डू। ठीक है, चलो मैं आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस थिंग। आप इसको जस्ट एक बार पढ़ लोगे तो आप समझ में आ जाएगा। कुछ खास खास वो नहीं है, लाइक डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अभी एक और क्वेश्चन था 2020 में आया था ये, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम एंड मेक इट जुडिशियस। वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए था। तो वाटर स्टोरेज के बारे में पहले यहाँ पे दिया हुआ है, रिजर्वायर एक्सपेंशन करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को ठीक करना है, फायर प्रोटेक्शन को अच्छा करना होगा, डीसिल्टिंग करना होगा, जो नीचे में सैंड जम जाता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, डैम्स को एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मल्टीपर्पज़ रिजर्वायर्स को डेवलप करना होगा। ठीक है, और क्या क्या है, जैसे एनर्जी इरिगेशन सिस्टम एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं इरिगेशन में। तो पहला तो ड्रिप इरिगेशन सभी को पता है, माइक्रो इरिगेशन के बारे में मालूम है सभी को, स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पता है, स्मार्ट इरिगेशन शेड्यूल करना पड़ेगा, वेदर फोरकास्ट को लेके भी देख के भी सेंसर बेस्ड सिस्टम हम लोग डेवलप कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से कम पानी देना पड़े और वहाँ पे भी सॉल्ट का प्रॉब्लम ना आए हमारे पास। ठीक है, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट करना होगा, लेज़र लेवलिंग ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ लें। रीयूज़ एंड रिसाइकिल ये तो ठीक है, लाइनिंग्स ऑफ कैनाल। ठीक, चलो वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स भी हम लोग वो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 क्रॉप्स पे डिपेंड हो जाए। ठीक, वाटर गवर्नेंस एंड पॉलिसी, वाटर प्राइसिंग, वाटर राइट्स, रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, इंसेंटिव प्रोग्राम्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कृषि पीएम कृषि स्कीम जो आया हुआ था वो भी था, टेक्नोलॉजी को इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो ये है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये सभी टॉपिक्स और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, इससे 5-6 पॉइंट्स निकाल लोगे तो वो सफिशिएंट हो जाएगा एक 150 वर्ड्स आंसर लिखने के लिए। ठीक है, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, हर डाइवर्स एंगल को मैंने एक्सप्लोर किया है, एजुकेशन को भी किया है, टेक्नोलॉजी को भी किया है यहाँ पे, और एक मिनट, वाटर के गवर्नेंस को भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ एंड व्हाट टू डू दैट माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज प्रॉब्लम। तो माइक्रो इरिगेशन कैसे डेवलप हो सकता है, माइक्रो इरिगेशन पे फोकस है यूपीसी का, तो इसको देख सकते हैं कैसे क्या होता है। माइक्रो इरिगेशन के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे काम करता है ये, और उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगा, वाटर सेविंग में इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, लाइक ड्रिप इरिगेशन इसके अंदर आता है, और स्प्रिंकलर ये क्या होता है ना, 30 से 70% वाटर को कम करता है, वाटर सेव करता है अकॉर्डिंग टू द, मतलब इन रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल फ्लड और इरिगेशन मेथड। ठीक है, नाबार्ड का एक फैक्ट था जिसमें ये कहा गया कि इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन कैन सेव अराउंड 50% ऑफ वाटर कंपेयर टू द फ्लड इरिगेशन। ठीक है, ये तो जरूर कोट कर देना, एक तरह का फैक्ट डेटा चेक है आपके लिए। चलो आ जाओ, और नीचे भी है, studies have shown that crops under micro irrigation can yield 20 से 90% मोर क्रॉप यील्ड करते हैं एक कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, आप इसको पढ़ लेना एक बार। ओके फाइन, तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स भी हैं माइक्रो इरिगेशन के लिए, पीएम कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन फंड विद अ कॉर्पस ऑफ 5000 करोड़। ठीक है, और क्या क्या है, एनर्जी सेविंग्स में यूज़ हो जाएगा हमारा। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना, तो इट्स वेरी इजी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पॉइंट वाइज में है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फाइन, ओके, जैसे 2017 का भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे निकाला था, फ्लड को लेके था, फ्लड के बारे में, फ्लड कंजर्वेशन और इरिगेशन सिस्टम के बारे में है, रिजर्वायर डैम्स, फ्लड मैनेजमेंट, कैनल मैनेजमेंट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेजिंग एंड डीसिल्टिंग। तो ये सब एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे ना, कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, चलो थैंक यू।
थैंक यू। नहीं अभी तो यार थोड़ा और भी है, एक मिनट। फाइन। ये है इंडियन इकोनॉमी के बारे में था कि आरबीआई एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा कम होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा करने के लिए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है।